नमस्कार दोस्तों। नमस्कार नमस्कार आज नमस्कार। कई ऐसे मित्रों का प्रश्न आ रहा है अभी मेरे पास कि पीएचडी में जो एंट्रेंस है या पीएचडी का इंटरव्यू है वह कैसे होगा, या पीएचडी कितना मायने रखता है उसका इंटरव्यू उसके लिए। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अमूमन कई ऐसे आपके पास मटेरियल मिलेंगे कि आप एसएससी की तैयारी कैसे करें, यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, या नेट की कैसे करें, क्योंकि ये सब मास लेवल पे इनकी कंपटीशन होती है। लेकिन पीएचडी काफी ऊंची पढ़ाई है और एमए करने के बाद, एमफिल करने के बाद पीएचडी होता है, तो इस पे आपको क्वालिटी मटेरियल नहीं मिल पाता है, या चाहकर भी उस तरह की सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है जिसपे विश्वसनीयता का स्टाम्प हो। और बच्चे ऐसे हालात में उन्हें पता नहीं चलता है, तो जिनके पास संपर्क होता है वो पर्सनली फोन करते हैं, हम लोग जहां तक हो सकता है गाइड करते हैं। लेकिन अधिकतर बार ऐसा होता है कि कुछ विशेष उनको कहीं गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो कई बच्चों का हाल फिलहाल में मेरे पास फोन आया अभी, तो मुझे लगा क्यों ना इस पर एक अच्छा क्वालिटी मटेरियल बनाया जाए। और जबकि मैं खुद पीएचडी हूं, इसलिए आज हमारे साथ एक सम्मानीय और बहुत ही कह लें कि एक्सपीरियंस्ड अतिथि हैं हमारे साथ आज हमारे चैनल पर, डॉक्टर स्पीक्स पे, डॉक्टर रजनीश कुमार पांडे। नमस्कार सर मेरी तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से। नमस्कार नमस्कार सर। और नमस्कार नमस्कार रजनीश सर सर। के बारे में थोड़ा सा परिचय मैं ये बता दूं कि ये खुद पीएचडी होल्डर हैं, और सिलचर यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय से ये पीएचडी होल्डर है। साथ ही इन्होंने कई विश्वविद्यालय में पढ़ाने का इनका अनुभव है, इनके अंडर भी कई बच्चों ने पीएचडी कर रखा है और कुछ कर भी रहे हैं। ये पुणे में भी पढ़ा चुके हैं जैन यूनिवर्सिटी में, उसके बाद अभी पुणे में, सॉरी, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके हैं, उसके बाद बेंगलोर के जैन यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके हैं, और बतौर अतिथि शिक्षक ये झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा चुके हैं। और फिलहाल अभी दिल्ली में टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में ये असिस्टेंट प्रोफेसर है। और थोड़ा सा और मैं जोड़ दूं, हालांकि ज्यादा ही परिचय इनका लंबा है लेकिन ज्यादा मैं नहीं दे पा रहा हूं, कि ये मीडिया में भी काम कर चुके हैं, हिंदी अखबार में भी इनका काम करने का वर्षों का अनुभव है। तो इनसे बेहतर कोई इस विषय पर विशेषज्ञता रखता हो, और भी लोग रखते हैं, लेकिन इनकी जो अपनी विशेषज्ञता है वह काफी लाभदायक होगी बच्चों के लिए और हमारे देखने वालों के लिए। तो रजनीश सर, सबसे पहला यही सवाल आपसे रहेगा कि पीएचडी करना क्यों जरूरी है, या छात्र पीएचडी के बारे में क्यों सोचें। उसके बाद फिर मैं आगे प्रोसेस पे आऊंगा। जी रजनीश सर। नमस्कार अजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सम्मान के लिए, और आपने मेरा परिचय करवाया दोस्तों से। और मैं जानता हूँ आपका यूट्यूब चैनल चल रहा है और ये काफी लोगों द्वारा इसकी प्रशंसा की जा रही है और हम काफी कुछ सीख भी रहे हैं। मैं इनफैक्ट आपका खुद एक सब्सक्राइबर हूँ। तो सबसे पहले आपका सवाल है कि पीएचडी करना क्यों जरूरी है और पीएचडी से संबंधित जो कुछ बातें हैं उस पर मेरी क्या राय है, और मैं क्या बच्चों को मार्गदर्शन कर सकता हूँ या फिर आने वाले पीढ़ी को मैं क्या मार्गदर्शन कर सकता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, दो चीजें हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं किसी भी विषय में, थोड़ी देर के लिए मैं जनसंचार से मैंने पीएचडी किया, मास कम्युनिकेशन फील्ड से मैंने पीएचडी किया असम विश्वविद्यालय सिलचर से, लेकिन ज्यादा जरूरी ये समझना है कि सबसे पहले आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में ही आपके पास फाइनल सेमेस्टर में इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है, या फिर कई बार आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, या फिर कोई और कंपटीशन की तैयारी करते हैं, या फिर अगर आप हायर स्टडी में जाना चाहते हैं और भी, तो आप एमफिल या पीएचडी करना चाहते हैं, या फिर आप एमफिल या पीएचडी करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए विशेष योग्यता क्या होनी चाहिए और आपके अंदर कौन सी खास बातें हैं जिस पर आपको काम करना होगा और किस तरह की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो ये श्योर हो जाए, अपनी तरफ से ये निश्चित कर लें कि आपको हायर एजुकेशन में जाना है। क्योंकि अगर आप एक बार हायर एजुकेशन की तरफ मूव करते हैं, जिसे हम उच्च शिक्षा बोलते हैं, तो तकरीबन 5 से 7 वर्षों का समय आपका लगेगा। ईमानदारी से आपने अगर बढ़िया काम किया है, बढ़िया काम करेंगे, तो 5 से 7 वर्ष आपको देने पड़ेंगे। तो 5 से 7 वर्ष कोई छोटा समय नहीं है, अल्प समय नहीं है, काफी लंबा समय होता है। तो बहुत सोच विचार के जब आप पीजी करते हैं, जिसको हम परास्नातक भी बोलते हैं हिंदी में, स्नातकोत्तर भी बोलते हैं, ठीक है, तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसी समय आपको डिसीजन लेना होता है कि अगर आप उच्च शिक्षा की तरफ जाना चाहते हैं तो अगले 5 से 7 वर्षों तक
आपका जो समय है वह शोध व अध्ययन अध्यापन में जाएगा। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप डिसाइड कर लें, सबसे पहले अपनी तरफ से श्योर हो जाएं कि आपको हायर एजुकेशन में जाना है या नहीं जाना है, या फिर आपको इंडस्ट्री में जाना है, या इंडस्ट्री में 3-4 वर्षों के एक्सपीरियंस के बाद आपको पीएचडी करना है, या फिर आपको पीएचडी करना ही नहीं है। क्योंकि यहाँ दो चीजें हैं। देखिए, पीएचडी को भारतीय समाज में कई बार बहुत प्रतिष्ठा से जोड़ के देखा जाता है। कई बार लोग बोलते हैं कि मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टरेट लगाना है, इसलिए मैं पीएचडी करूंगा। तो ये उद्देश्य कहीं ना कहीं आपको पीएचडी के जो मूल विषय, जो मूल पीएचडी का सिद्धांत है, जो मूल दर्शन है, उससे भटका देगा कि केवल आप अपने नाम के आगे अगर डॉक्टर लगाना चाहते हैं और आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो इसका मतलब आप कोई मौलिक चिंतन या मौलिक शोध नहीं कर पाएंगे। सो अगर आप कोई फंडामेंटल रिसर्च करना चाहते हैं, आप एक क्वालिटी रिसर्च करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस तरह की धारणा से बाहर आ जाएं। क्योंकि ये धारणा कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है कि समाज में जिनके नाम के आगे डॉक्टर है उनका ज्यादा सम्मान है। ऐसा कहीं नहीं है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके आप फील्ड में भी अच्छा काम करते हैं, इंडस्ट्री में अच्छा काम करते हैं, आप कोई सरकारी जॉब करते नौकरी करते हैं, आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं, तब भी आपका सम्मान उतना ही होगा। सम्मान आपके काम से होता है, ना कि केवल पीएचडी करने से। अब रही बात पीएचडी करने को लेकर, तो सबसे पहले डिसाइड करें कि पीएचडी करना है, हायर एजुकेशन में जाना है। उसके बाद मैं एक बात बताना चाहूंगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन में एक पेपर होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का। अमूमन कई बार ये थर्ड सेमेस्टर, जिसको हम तृतीय छमाही बोलते हैं, या फोर्थ सेमेस्टर, जिसको हम चतुर्थ छमाही बोलते हैं, फोर्थ सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। आजकल कुछ विश्वविद्यालयों में इसे सेकंड सेमेस्टर में ही पढ़ा दिया जा रहा है। खैर, ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने अपने सिलेबस को कैसे डिजाइन कर रखा है। तो आप जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में आप कहीं भी एडमिशन लें, तो आपके पास जो रिसर्च मेथोडोलॉजी की बुक आएगी, नोट्स आएगी, जो प्रोफेसर क्लास लेंगे, आपको सबसे पहले उन क्लासेस को अच्छे से करना है। कुछ फंडामेंटल बुक्स है, जैसे सीआर कोठारी की एक बुक है रिसर्च मेथोडोलॉजी की। अगर आप कम्युनिकेशन के फील्ड में है तो विमर एंड डोमिनिक की बुक है मास मीडिया रिसर्च की। आप कुछ फंडामेंटल बुक को जरूर पढ़ लें। क्या होगा कि फिर आप सुदृढ़ हो जाएंगे। दूसरा ये ध्यान देना है कि डिजर्टेशन एक होता है। जब भी आप एमए करते हैं तो फाइनल सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर से ही आप अपने डिजर्टेशन पे काम शुरू करते हैं। कई बार उसको आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन एक ही बार में मुझे लगता है कि हमारे दर्शक को तब आसानी होगी जब मैं ये प्रश्न के रूप में पूछूंगा, तो वो आराम से इसको समझ पाएंगे कि अलग अलग स्तर क्या है। तो चलिए, पीएचडी पर बहुत अच्छा आपने बताया और ये बहुत ही मौलिक प्रश्न था, तो इसका उत्तर जाहिर सी बात है लंबा होना ही था। अब मैं ये कहता हूं कि विद्यार्थी अगर कोई पीएचडी करता है, जैसे आपने बता दिया, अब उसके सामने, जैसे मैं खुद, आपको पता है कि मैं भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रखा हूं। जी, तो बेशक। उसमें हमारे यहाँ जैसे एक रिटेन हुआ था, उसके बाद एक ग्रुप डिस्कशन हुआ था, और उसके बाद इंटरव्यू हुआ था। तो 3 चरण थे उसके। तो किसी को भी पीएचडी करना है तो मैं आपको बता दूं दर्शकों को कि अलग अलग यूनिवर्सिटी का पैटर्न थोड़ा अलग होता है। हमारे यहाँ जैसे 3 चरण था। आपके यहाँ रजनीश सर क्या था? हमारे यहाँ सर भी 2 चरण था, एक रिटन था, एक वाइवा था। लेकिन उसमें एक बात है, जिन लोगों ने नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है या कर रखा था उस वक्त जब मैं पीएचडी कर रहा था, या आज भी, तो कई बार जिन लोगों ने भी नेट या पीएचडी क्वालिफाई कर रखा है, उनको रिटन एग्जामिनेशन से एग्जेम्पशन मिल जाता है। मतलब उनको लिखित परीक्षा नहीं देनी होती, वो सीधे सीधे वाइवा देते हैं। जी, ये आपके यूनिवर्सिटी में था, जबकि मेरे यूनिवर्सिटी में जो लोग नेट भी किए थे, मैं खुद नेट क्वालिफाई था, लेकिन मुझे फिर भी इंटरव्यू देना पड़ा था। अच्छा। तो इसलिए हर यूनिवर्सिटी, चूंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती है वो ऑटोनोमस होती है, वो अपने निर्णय, अपने नियमावली खुद बनाती है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में कहीं आपको इंटरव्यू में डायरेक्ट जाना है, कहीं आपको रिटन भी देना पड़ता है। ये अलग अलग यूनिवर्सिटी का बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। मैं अपने युवा मित्रों को बता दूं कि ये पीएचडी के साथ लागू होता है। उसके बाद अगर मैं अपने रिटेन की बात बताऊं, चूंकि मैं बता चुका हूं अलग अलग यूनिवर्सिटी का है, इसलिए किसी एक यूनिवर्सिटी के बारे में गाइडलाइन नहीं बताई जा सकती युवाओं को। तो मेरे में था कि 4-5 प्रश्न जो थे वो 20 नंबर के थे, और कुल मिला के 100 नंबर का वो था, और बाकी कुछ प्रश्न ऐसे थे जो 10 नंबर के थे। तो 100 नंबर में आप मान लीजिए कि 20 नंबर का, सॉरी 200 नंबर का था, तो 4-5 प्रश्न उसमें 20 नंबर के थे, तो 100 नंबर इधर हो गया। बाकी 10 नंबर के थे, और बाकी ऑब्जेक्टिव थे। वो लगता है कि 20 प्रश्न थे और उसका 40 नंबर था, 2-2 नंबर के थे। तो ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का समावेश था। आप में क्या था सर वो रिटेन में? हाँ, मैं बता रहा हूँ सर कि हमारे यहाँ भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, हमारा जो रिटन एग्जामिनेशन हुआ था, और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी थे। दोनों तरह का पैटर्न था।
और मार्क्स भी यूनिवर्सिटी डिसाइड करता है। कई बार वो 100 मार्क्स का लेता है, 50 मार्क्स का रिटन, 50 मार्क्स का वाइवा। कई बार वो 80 मार्क्स का रिटन लेते हैं, 20 मार्क्स का वाइवा लेते हैं। ये डिपेंड करता है उस विश्वविद्यालय पे, उस यूनिवर्सिटी पे, उनकी अपनी ऑटोनॉमी है। बिल्कुल। और जनरली ऐसा होता है कि वो मिक्स क्वेश्चन डालते हैं, मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव भी डालते हैं, कुछ सब्जेक्टिव भी डालते हैं। अब जी। जैसा आपने बताया कि आपके यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। जी, और आगे मैं बताएं। अपने सुनने वाले को ये भी बता दूं कि इसके लिए सबसे अच्छा है कि यूनिवर्सिटी का आप प्रोस्पेक्टस देखते हैं पीएचडी वाला, उसमें ये लिखा होता है कितने नंबर का आपका रिटन एग्जाम होगा और कितने नंबर का इंटरव्यू है और कितने चरण का वो है। जी रजनीश सर, क्या मैं जी, गलत? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है सर। हालांकि मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि बिहार के अंदर अभी 2 विश्वविद्यालयों के अनुभवों से मैं होकर गुजरा हूँ। एक है हाँ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और एक है पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, जो पटना में स्थित है। हाँ हाँ हाँ। दोनों जगह पैट का एग्जामिनेशन होता है, जिसे हम पीएचडी एडमिशन टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसमें सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही थे, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन रिटन के लिए था ही नहीं। उसमें 200 मार्क्स था और हर क्वेश्चन तकरीबन, उसमें 100 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और 200 नंबर के क्वेश्चन थे। उसमें टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो आजकल कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपना पैटर्न बदला है। हमारे टाइम में चीजें अलग चल रही थी। आप जैसे बता रहे हैं कि आपने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखा, लेकिन अभी कुछ यूनिवर्सिटी केवल ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटीज हैं जो काफी रेप्यूटेड हैं, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन से बच्चों के मन स्थिति को, उनके नॉलेज को अच्छे से खंगाला जा सकता है। आपका क्या मानना है सर? जी बिल्कुल, आपके बातों से पूरी तरह सहमत हूं कि पीएचडी एक कष्ट साध्य या श्रम साध्य काम है। तो उसमें जब तक आपका ज्ञान नहीं होगी, आपको रुचि नहीं होगी, आप खुद इंटरेस्टेड नहीं होंगे, वो काम मुश्किल है। ऑब्जेक्टिविटी से काम नहीं चल सकती है जब तक कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होंगे। विद्यार्थियों का स्तर, उनकी मनोदशा या उनकी समझ या उनकी एनालिटिकल पावर कितनी है, ये समझ में आने वाला नहीं है। तो अगला जो मेरा प्रश्न होगा रजनीश सर आपसे, कि पीएचडी में विषय मतलब किस क्षेत्र से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं? बच्चों की अक्सर ये कंफ्यूजन होती है कि लेटेस्ट जीके जीएस होगा या कंटेम्परेरी होगा या रिसर्च से होगा या टीचिंग एप्टीट्यूड से होगा या समसामयिक होगा या एकदम पूरी तरह ऐतिहासिक होगा, हिस्ट्री से होगा, ज्योग्राफी से होगा। तो इस तरह के, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनके पास कोई इस तरह का क्लियर कट, खास करके इस चीज के बारे में कई बार प्रोस्पेक्टस में भी नहीं होता। वो नंबर तो दे देते हैं कितने नंबर का रिटेन होगा, लेकिन किस क्षेत्र से होगा ये नहीं होता। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है इस क्षेत्र में। तो अगर इस पे आप प्रकाश देखिए, डालें रजनीश सर। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जेन्युइन है, सही है। मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं या इवन एमफिल भी करना चाहते हैं, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, अपने रिसर्च एप्टीट्यूड को डेवलप करें। मतलब शोध अभिक्षमता, इसको हम बोलते हैं हिंदी में शोध अभिक्षमता। रिसर्च एप्टीट्यूड को डेवलप करने के लिए आपको रिसर्च के कुछ अच्छे बुक्स को पहले से ही पढ़ना पड़ेगा। आप ये ना सोचें कि पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद मैं कुछ फंडामेंटल बुक्स को पढ़ूंगा। आप एमए के तुरंत बाद या एमए में रहते हुए आप रिसर्च के कम से कम 1 से 2 बुक को अच्छे से पढ़ डालें, जो बहुत बेसिक टाइप की किताबें हैं। मैं बोल रहा हूं कि बहुत आपको फॉरेन ऑथर्स की किताबों में नहीं जाना है, जो बहुत बेसिक, जो बहुत फंडामेंटल सिखाती है, आप उस पर अच्छा कमांड कर लें। अपने रिसर्च एप्टीट्यूड को डेवलप करें। दूसरा, क्योंकि आजकल के जितने भी रिसर्च हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको कंप्यूटर का हेल्प चाहिए होता है, क्योंकि कंप्यूटर के थ्रू ही आप बहुत सारे कैलकुलेशंस कर रहे हैं, डाटा को स्टोर कर रहे हैं। तो कंप्यूटर से भी सवाल रहता है। कंप्यूटर के भी फंडामेंटल्स आपसे पूछे जाते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड मतलब रिसर्च का जो पूरा फंडामेंटल है कि रिसर्च क्या होता है, मेथड क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होता है, डिफरेंट मेथड क्या होता है, सोर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ सोर्स क्या होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है। ये सारी चीजों पर आपका पूरा कमांड होना चाहिए, क्योंकि सवाल अमूमन इन्हीं क्षेत्रों से ज्यादा पूछे जाते हैं। रही बात, आपने बोला जनरल नॉलेज या जीएस जीके, उससे क्वेश्चंस बहुत कम रहते हैं। और जनरली जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है, भारत की जो अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, वो जीके पर ज्यादा फोकस नहीं करती है। उनका पूरा फोकस रहता है कि रिसर्च पर बच्चे के पास कितना ज्यादा से ज्यादा ज्ञान। उनका पूरा फोकस रहता है, अटेंशन रहता है कि बच्चों से मैं रिसर्च की बातें निकलवा पाऊं। क्योंकि जीके और जीएस का जो पैटर्न है ना, वो पैटर्न बहुत अलग है। वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला पैटर्न। और पीएचडी आपके आप शोध कर रहे हैं, आप ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, शोध में नई बातों का आविष्कार कर रहे हैं, कुछ नई बातों को डाल रहे हैं। तो वहां जीके का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। तो सबसे पहले किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो रिसर्च पर आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। रिसर्च मीन्स रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी की 1-2 अच्छी किताबों का अध्ययन बेहद ही जरूरी है, अन्यथा आप पीएचडी के लिए योग्य नहीं हो पाएंगे। जी सर, आगे बताएं। मैं आपके बातों से सहमत होते हुए मैं कुछ और बातें जोड़ना चाहते हूँ कि पीएचडी में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं
जिसपे यह चेक किया जाता है कि विद्यार्थी सोचता क्या है। जैसे हम मुझे याद आ रहा है एक प्रश्न कि मैं जब, माफ करिएगा लाइट वो बुझ गई है किसी कारण से, तो थोड़ा सा वो अलग होगा। और मैं ये कोई भी बात अपने नहीं सर। दर्शकों को बता दूं कि थोड़ी आवाज की गुणवत्ता या वीडियो की गुणवत्ता बहुत स्तरीय नहीं हो सकती है, क्योंकि हम लोग अभी जूम मीटिंग से वो कर रहे हैं पूरा, और वो लैपटॉप के थ्रू हो रहा है, उसी का कैमरा भी है। तो मैं बता ये रहा था कि मुझे एक प्रश्न बड़ा अच्छा याद आ रहा है कि उसमें प्रश्न में था कि विज्ञापन जो है वह क्यों जरूरी है और विज्ञापन का बाजार पर क्या प्रभाव है। तो इस तरह के भी आपको प्रश्न मिलेंगे जिसपे आप धड़ल्ले से लिख सकते हैं, और उसमें चेक यह किया जाता है कि बच्चा समझता कितना है विज्ञापन के बारे में, या इसकी सोच क्या है। तो इस तरह के भी प्रश्न होते हैं जिस पर आपकी राय जाननी जाती है, आपको कोई भी लिख सकता है इस पे। तो इस तरह के भी प्रश्न आपको मिलेंगे जो बहुत ही साधारण होंगे, लेकिन आप उसे साधारण मत समझिएगा। वो आपकी ज्ञान का स्तर, आपकी विवेचना का स्तर, आपकी समझ के स्तर को चेक करने का ही वो होगा। इसलिए कोई भी प्रश्न आए उस पर बहुत ही समीक्षात्मक दृष्टिकोण से पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स करके लिखना ज्यादा अच्छा है। इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करना हाँ चाहूंगा सर। एक पॉइंट जो और इम्पोर्टेंट है, जो मेरे मेरे दरमियान भी वो चीजें आई थी जब मैं एग्जामिनेशन दे रहा था रिटन का, कि जब भी आप पीएचडी रिटन का एग्जामिनेशन देंगे, अगर सब्जेक्टिव मामला है तो वहां आपके सब्जेक्ट के जो मॉडल और थ्योरी है ना, उससे सवाल जरूर किए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ कम्युनिकेशन मॉडल से सवाल किए गए, कम्युनिकेशन थ्योरी से सवाल किए गए। क्यों किया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं हम पीएचडी में अपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में कुछ मॉडल या थ्योरी के ऊपर वर्क करते हैं, पर्टिकुलरली कुछ मॉडल के ऊपर काम करते हैं। तो आपका कमांड आपके विषय के जो कुछ फंडामेंटल थ्योरी है, कुछ अच्छे फंडामेंटल और कुछ जो लेटेस्ट थ्योरी है, क्योंकि थ्योरी के फील्ड में भी बहुत सारा वर्क होता है, और कुछ जो मॉडल्स होते हैं उस पर आप पूरा कमांड कर लें, क्योंकि वो जो मॉडल और थ्योरी है कहीं ना कहीं आपके शोध से जुड़ा रहेगा। तो कम्युनिकेशन के फील्ड में जनरली मॉडल और थ्योरी से सवाल रहते ही रहते हैं, तो रिसर्च के सवाल के अतिरिक्त। और इसलिए ये तो सिर्फ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे। इसी तरह से जिस विषय से कोई पीएचडी करना चाहता है उस विषय के एमए स्तर का जो भी सिलेबस है उस पर देख जाएं, एमए स्तर से ही पूछा जाता है। और उसके बाद अगला मैं प्रश्न ये आपके सामने डालना चाहूंगा या आपसे पूछना चाहूंगा रजनीश सर, कि बच्चों को सिनॉप्सिस लेकर बहुत चिंता होती है कि पीएचडी में अमूमन जब वो रिटेन क्वालिफाई कर जाते हैं या फॉर्म अप्लाई करते समय ही उनसे सिनॉप्सिस मांगी जाती है। तो एक सिनॉप्सिस का क्या पैटर्न होता है, मतलब और सिनॉप्सिस क्या मायने रखता है? देखिए मैं बता रहा हूँ, इसमें दो बातें हैं। सबसे पहले जो लोग भी पीएचडी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो अपने अंदर से डर निकाल दें किसी भी तरह के शोध प्रारूप को लेकर, जिसको हम सिनॉप्सिस बोलते हैं। क्योंकि जनरली जो पैनल होता है जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है और जो वाइवा कंडक्ट करता है, वो ये चेक करता है कि आप सिनॉप्सिस तैयार कर सकते हो कि नहीं। वो आपसे एक प्रपोज्ड सिनॉप्सिस मांगते हैं, वो कोई फाइनल सिनॉप्सिस नहीं होती है। और आप ऐसा मत सोचो कि आपने जो सिनॉप्सिस प्रपोज किया है आप उसी पर रिसर्च कर लोगे, ऐसा कतई नहीं होने जा रहा है। क्योंकि जब आप एडमिशन लेते हो, अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है वाइवा में, तो कई बार आपके विषय में बदलाव होता है, आपके टॉपिक में बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं। तो वो एक प्रपोज सिनॉप्सिस बस इसलिए होता है ताकि वो ये समझ पाए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग रिसर्च को लेके है कि नहीं, आप एक एब्स्ट्रैक्ट प्रिपेयर कर सकते हो कि नहीं, आप एक सिनॉप्सिस कम शब्दों में प्रिपेयर कर सकते हो कि नहीं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हो, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे लिखते हो, रिसर्च मेथड को लेकर आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, रेफरेंसिंग कैसे करते हो। तो इसकी एक अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं। दुनिया में कोई भी पीएचडी करने अगर जा रहा है, दुनिया का कोई भी इंसान, तो ऐसा नहीं है कि वो सिनॉप्सिस बहुत महान सिनॉप्सिस बना देगा, क्योंकि रिसर्च अपने आप में एक प्रोसेस है। आपको सिनॉप्सिस लिखने सीखने के लिए कम से कम 1 से 1.5 वर्षों का समय चाहिए। और ये बात पैनल भी जानता है, लेकिन पैनल बस एक शुरुआती दौर में, प्रारंभिक अवस्था में ये चेक करता है, इसका जांच करता है कि आपके पास कुछ बुनियादी बातों की जानकारी है कि नहीं, ताकि आप सिनॉप्सिस लिख पाए। अमूमन मैं आपको बता रहा हूं, मैं जिस सिनॉप्सिस को लेके गया था तो मैंने सोचा था कि मैं विवेकानंद के ऊपर रिसर्च करूंगा, उनके कम्युनिकेशन स्टाइल पे। लेकिन जब मैंने अपने गाइड से बात किया तो मुझे लगा कि नहीं, इस पे रिसर्च नहीं हो सकता है। तो मैंने डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पूछा। इसी तरह हमारे कुछ मित्र, कुछ फ्रेंड हमारे इस्लामिक कम्युनिकेशन, इस्लाम के जो बहुत सारे थियोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, उनके ओवरऑल उनके राइटिंग के ऊपर स्टडी करने जा रहे थे। तो हमारे सर ने समझाया कि ये इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, आप पीएचडी के दरमियान अपने आप को पहले समझो कि आप कहाँ हो, किस फेज में हो। तो वो बस चेक करते हैं अजय सर, वो एक, आप समझो कि वो एक प्राइमरी स्टेज का बस इवैल्यूएशन है, ये समझने के लिए कि आपके पास फंडामेंटल नॉलेज है कि नहीं है। और सिनॉप्सिस को लेके बहुत टेंशन में मत रहे, बहुत तनाव न लें, क्योंकि वो एक प्रपोज्ड सिनॉप्सिस होता है। एक शब्द में बता रहा हूं, प्रपोज्ड सिनॉप्सिस। वो फाइनल सिनॉप्सिस कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए अगर आपके पास रिसर्च का अच्छा ज्ञान है तो आप एक छोटा सिनॉप्सिस जरूर तैयार करें, और आप कर देंगे। और ये ना सोचे कि कोई भी पैनल आप पे हावी होने की कोशिश करेगा।
ठीक है, वो बस ये देखेगा कि आप रेस्पोंडेंट्स से क्या समझते हैं, नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स आपने कितने डाले, आप उसको कैसे जस्टिफाई करोगे। उसके बाद एडमिशन के बाद आपको पूरी तरह से वो गाइड करेंगे, बढ़िया से गाइड करेंगे। तो सिनॉप्सिस का डर जाया अपने दिमाग से निकाल दे, सिनॉप्सिस का डर बिल्कुल ना रखें, अमूमन ऐसा होता है। आप रजनीश बताएं सर, मैं अजय सर। आपको बता दूं कि हर साल मेरे पास जो इस तरह के कैंडिडेट है 4-5 सिनॉप्सिस आती है, जिसे मैं कुछ गाइडलाइन बताता हूं या चेक करता हूं, ठीक है कुछ इसमें जोड़ो या टॉपिक क्या होना चाहिए। सर आपका कैमरा थोड़ा सा उल्टा हो गया, पहले ही ठीक था जिसमें आपका वो फिगर प्रॉपर आ रहा था। हाँ, ठीक है। आ गया सर। तो वो बार बार मतलब कि मेरे पास ऐसे कई सिनॉप्सिस आते हैं और मैं उसमें कुछ जोड़ता हूँ, हाइपोथेसिस क्या है, इंट्रोडक्शन क्या होगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होगा, डाटा एनालिसिस क्या होगा। फिर लास्ट में अलग अलग यूनिवर्सिटी का बोलते हैं, अगर उसमें कोई आपका फॉर्मेट दिया हुआ है चैप्टराइजेशन वगैरह, कंक्लूजन वगैरह, तो वो भी आप ऐड करिए। तो खैर इसमें कुछ मानक तो नहीं, लेकिन सबसे बड़ा विद्यार्थियों को टेंशन मैंने देखा है कि सिनॉप्सिस को लेकर होता है, क्योंकि इसके प्रति उनका कोई ज्ञान नहीं होता और ये देना होता है। तो एक आइडियल सिनॉप्सिस में क्या क्या होना चाहिए सर, अगर इस पर थोड़ा सा बता देता कि विद्यार्थी, और कितने पेज का होना चाहिए, या वर्ड्स अगर आपको आइडिया हो हाँ, तो पेज बता देंगे तो वो समझ में आ जाएगा। नहीं देखिए सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कुछ बातें बता देता हूँ। मूल बात, सबसे पहले अपना फील्ड डिसाइड, क्या फील्ड करना है, तो आपके बहुत सारे सब फील्ड होते हैं, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। आप ये ना सोचे कि आप पॉलिटिकल साइंस पर रिसर्च कर रहे हो तो पॉलिटिकल साइंस ही एक फील्ड है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर बहुत सारे कैटेगरीज आ जाते हैं। तो आप ये डिसाइड करो कि आपको करना है। जैसे कोई हिस्ट्री पे रिसर्च कर रहा है तो उसको मॉडर्न हिस्ट्री पे करना है, या मिडिवल हिस्ट्री पे करना है, या ट्रेडिशनल हिस्ट्री पे करना है, या फिर कंटेम्प्रेरी पे करना है। ये सबसे पहले आप डिसाइड करो। उसके बाद आप एक टॉपिक डिसाइड करो, टेंटेटिव टॉपिक डिसाइड करो, नाम दो टेंटेटिव टॉपिक, क्योंकि अभी आप उसको फाइनल नहीं कर पाओगे। उसके बाद आप एक शॉर्ट एब्स्ट्रैक्ट लिखो। एब्स्ट्रैक्ट लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं बता भी देता हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स, जैसे अजय सर हमारे कई सारे लेक्चर्स लगातार देते रहते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे प्रोफेसर्स ने अपने लेक्चर्स डाल रखे हैं। आपको इंटरनेट पे बहुत सारे अच्छे अच्छे नोट्स मिल जाएंगे जो आपको बताएगा कि आपको एब्स्ट्रैक्ट कैसे तैयार करना है। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन तैयार करना है। इंट्रोडक्शन के बाद आपको अपने रिसर्च क्वेश्चंस को फ्रेम करने हैं। रिसर्च क्वेश्चंस, या फिर आप कुछ ऑब्जेक्टिव्स को भी फ्रेम कर लो, 3 से 4 रिसर्च क्वेश्चंस। और एक बात हमेशा याद रखें, जो लोग भी सिनॉप्सिस बनाते हैं उस समय क्या होता है कि हमें ये अंदाजा नहीं होता है कि हमारा पीएचडी कितना बड़ा होने जा रहा है या कितना छोटा होने जा रहा है। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा कॉन्फाइन करो, मतलब माइक्रो लेवल की स्टडी करो। ऑब्जेक्टिव को बहुत ज्यादा मत करो, रिसर्च क्वेश्चन को बहुत ज्यादा मत करो। बड़ी मुश्किल से 3 या 4 रिसर्च क्वेश्चन तैयार करो, या 3 या 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तैयार करो। हाइपोथेसिस पर तुरंत काम मत करो, क्योंकि हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्रिटिकल है, उसके लिए आपको ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि पहले इंट्रोडक्शन तैयार करो, ऑब्जेक्टिव या रिसर्च क्वेश्चन तैयार करो, एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दो कि आप किस मॉडल के ऊपर वर्क करने जा रहे हो, किस पर्टिकुलर थ्योरी के ऊपर वर्क करने जा रहे हो। उसके बाद आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर तैयार करो अपना। रिव्यू ऑफ लिटरेचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पीएचडी में आपके लिए सबसे ज्यादा सहायक इसलिए बनेगा क्योंकि पास्ट में जितने भी स्टडी हुए हैं, अतीत में जितने भी स्टडी हुए हैं, उसका एक अच्छा अंदाजा आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप रिसर्च मेथड की तरफ जाओगे, जहां आप अपने डाटा के बारे में बात करोगे, सैंपलिंग के बारे में बात करोगे, मेथड के बारे में बात करोगे, वे ऑफ डाटा कलेक्शन के बारे में बात करोगे। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन, फाइनली रिकमेंडेशन। तो अमूमन कम से कम 1000 शब्दों में एक अच्छी सिनॉप्सिस तैयार की जा सकती है। एक अच्छी सिनॉप्सिस 1000 शब्दों में तैयार की जा सकती है। एक अच्छी सिनॉप्सिस अगर पेज वाइज में कहूं तो 3 से 4 पेज में एक अच्छी सिनॉप्सिस तैयार की जा सकती है। बहुत क्वालिटी की सिनॉप्सिस तैयार की जा सकती है। इसलिए कभी ये ना सोचे कि आपकी सिनॉप्सिस बहुत मोटी होनी चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि बहुत क्वांटिटी के तौर पे अगर मैं 10 पेज का सिनॉप्सिस तैयार कर दूं, मतलब उससे नहीं है। मतलब है कि आपका टॉपिक क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका मेथड क्या है। कोई भी पैनलिस्ट या प्रोफेसर या रिसर्चर यही देखता है कि आपका टॉपिक क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है या रिसर्च क्वेश्चन, या और आपका मेथड क्या है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन तीनों पर ज्यादा फोकस करो। और इंट्रोडक्शन को बहुत बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपके पास पर्याप्त समय आपको मिलेगा। ज्यादा काम आप अपने ऑब्जेक्टिव या रिसर्च क्वेश्चन, टॉपिक और अपने मेथड्स पे काम करो। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर उस पर अच्छा काम करोगे तो अच्छा सिनॉप्सिस प्रिपेयर हो जाएगा। और अच्छा सिनॉप्सिस प्रिपेयर करने के लिए 1000 से 1200 शब्द काफी है। अमूमन 3 से 4 पेज काफी है। हाँ अजय सर। रजनीश सर, आप जिस तरह से एक एक बातों की व्याख्या करके और इतना विस्तृत रूप से आप बता रहे हैं,
मैं डैम श्योर हूं कि हमारे देखने वाले जो हमारे छात्र हैं उन्हें जरूर ये सहायता करेगा। और मैं ये भी बता दूं कि जो सिनॉप्सिस है वह मात्र यह चेक करने के लिए बनवाया जाता है छात्रों से कि रिसर्च के प्रति उसका रुझान है कि नहीं है, और रुझान है तो किस दिशा में, उसकी किस विषय में इंटरेस्ट है, ताकि जो इंटरव्यू आपका होगा जिसके अंदर आप पीएचडी करेंगे उसे पहले से पता हो कि आपकी रुझान किस विषय में, ताकि आपसे सही सही काम लिया जा सके। तो चलिए, सिनॉप्सिस का तो वो मसला पार हुआ जो कि बहुत ही जरूरी, और आप फॉर्म अप्लाई जी करते जी हैं या जी इंटरव्यू से पहले आपसे मांगा ही मांगा जाता है। और मुझे लगता है कि हमारे छात्रों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी को दिक्कत है समझने में तो हम लोग सिनॉप्सिस पे या किसी पीएचडी के किसी एक चरण पे अलग से वीडियो बना सकते हैं जिसमें काफी डिटेल में हम लोग बात कर सकते हैं एक एक पॉइंट पे कि हाइपोथेसिस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है। तो इस पे अलग से बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस पोर्शन को छोड़कर अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि एक बार विद्यार्थी का रिटेन में हो गया, या कोई जीआरएफ विद्यार्थी है, नेट विद्यार्थी है, और वह एग्जेम्प्टेड है रिटेन से, जी जी सिनॉप्सिस भी दे जी दिया। अब जो बच्चों को सबसे ज्यादा टेंशन होती है वह इंटरव्यू में होती है। क्योंकि मैं कुछ अपनी डाकड़ा शो कर देता हूं कि जहां मेरा पीएचडी हुआ था कलकत्ता सेंटर पे, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वहां 2 सीटें थी और कैंडिडेट जी लगभग 70 से ऊपर थे या उसके आसपास थे, मुझे बहुत याद जी नहीं। जी जी तो जी 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 सोचिए आप कितना टफ मैं कंपटीशन। तो आप जानते हैं कि जी जी कितना जी टफ कंपटीशन, कितना गुना टफ है, और उसमें हो पाना तो इतना बिल्कुल बिल्कुल नर्वसनेस होता है कि बच्चे जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट को देखकर ही नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि सीट उनको पता है 2 सीट है, और 2 सीट है, 1 सीट है, जी सर और इतना कंपटीशन है। तो उसको क्रैक कर पाना, बीट कर पाना, मतलब मैं कहूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में पीएचडी में क्वालिफाई करना मायने इसलिए कि बहुत लोगों को आइडिया नहीं होती, इसलिए उसका उन्माद उस तरह नहीं बनता जिस तरह से आप कोई और विषय से बनता है, जैसे आप मेडिकल कर जाए, इंजीनियरिंग कर जाए। लेकिन ये कितना बड़ा, ये जो पीएचडी करता है वही जानता है कि कैसे क्वालिफाई किया है। तो आप में आपकी क्या स्थिति थी, पहले मैं ये जानना चाहूंगा अपने दर्शकों की, आप में कितनी सीटें थे, लगभग कितने कैंडिडेट? सर बिल्कुल बिल्कुल आज जिस आप कुछ छात्र आपसे कांटेक्ट किए, मुझे आपने बताया कि कुछ छात्र आपसे लगातार संपर्क कर रहे हैं, इनफैक्ट कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। तो ठीक वैसी स्थिति हमारी भी होती है। आज हम भले ही अध्यापक हैं, हमने कुछ रिसर्च पेपर्स लिख डाले हैं, कुछ बुक्स के ऊपर भी हम लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति भी कुछ अमूमन वैसी ही होती है। तो ये बहुत नेचुरल है साजय सर, ये बहुत ही प्राकृतिक है, किसी के साथ भी ऐसी ही स्थिति होती है। लेकिन मैं कुछ बातें बोलता हूं कि बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात, 2 बातों पर आपका कमांड होना चाहिए। आपसे सवाल ये भी किया जा सकता है या अमूमन किया जाता है कि आप पीएचडी क्यों करना चाहते हैं। कई बार बच्चों को पता होता है, वो डेस्परेट होते हैं, दिशाहीन, उनके पास कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं जॉब नहीं लग रहा है इसलिए पीएचडी करना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पीएचडी करके देख लेते हैं क्या होता है। तो इस तरह की जो बातें हैं ना, वो गुमराह करने वाली बातें हैं। सबसे पहले आप पीएचडी करना क्यों चाहते हैं, ये सवाल मुझसे भी किया गया था कि व्हाई यू वांट टू डू पीएचडी और एमफिल, व्हाट इज द अच्छा सर, रीजन व्हाई। आप पीएचडी किए थे, वहां सीट कितनी थी और लगभग कितने कैंडिडेट थे? सर हमारे यहाँ जो सीटें थी वो 10 सीटें थी और कैंडिडेट 28 थे। तो चलिए। 28 कैंडिडेट में काफी ब्रिलियंट कैंडिडेट थे सर, और उसमें तकरीबन 12 से 15 कैंडिडेट ऐसे थे जो नेट और जेआरएफ क्वालिफाई थे। जी तो जी मैं तो नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई नहीं था उस समय, तो मेरे लिए चुनौती ज्यादा बड़ी थी। जी जी। लेकिन मेरा जो वाइवा का परफॉर्मेंस था वो बढ़िया रहा, और मैंने बताया कि मैं पीएचडी करके टीचिंग में जाना चाहता हूँ और फर्दर कुछ अच्छे बुक्स लिखना चाहता हूँ, रिसर्च करना चाहता हूँ। तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप पीएचडी क्यों करना चाहते हैं। दूसरा, बिल्कुल नहीं परेशान होना है, बिल्कुल नहीं घबराना है, आपके रिसर्च पर आपका कमांड होना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखें, आप जो फर्स्ट लाइन रिसर्च बारे में बोलना शुरू करोगे ना, पैनलिस्ट ऐसे अनुभवी लोग होते हैं, आपके 2 लाइनों से समझ जाएंगे कि आपके रिसर्च पर आपका क्या नॉलेज है। मतलब आप आंखों में बिल्कुल धूल नहीं झोंक सकते हैं, ईमानदारी से पेश आए, पूरी ईमानदारी से पेश आए, रिसर्च पर अपना नॉलेज ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे गैप करें, और ये डिसाइड कर लें, ये क्लैरिटी रखें कि आप रिसर्च क्यों करना चाहते हैं। ये सवाल बार बार निकल के आता है, आप रिसर्च क्यों करना चाहते हैं। अगर आपने एमए से रिसर्च पीएचडी के बीच में 5-6 वर्षों का गैप ले लिया है, सवाल उस पर भी होगा। इसके लिए आपको तैयारी कर लेनी पड़ेगी मानसिक तौर पे, और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। काफी कोऑपरेटिव फैकल्टी होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, मेरे प्रोफेसर्स काफी फैकल्टी थे, इनफैक्ट जहां तक मुझे पता है अजय सर के भी प्रोफेसर्स काफी कोऑपरेटिव हैं, और ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि आपके ऊपर कुछ चीजें थोपी जाएंगी। आपका क्या कहना है अजय सर? जी बिल्कुल सर, बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं। और देखिए, पीएचडी के वाइवा में
खासियत यह होती है कि जैसे अगर कोई बैंक का वाइवा में, मान लीजिए किसी दूसरे जॉब में आता है, यूपीएससी वगैरह में जाता है, तो जो लोग वाइवा लेते हैं उनको उसके सर्विस कंडीशन या उसके नेचर से बहुत मतलब नहीं होता, क्योंकि वो तो जॉब लेंगे, कहीं और प्लेसमेंट हो जाएंगे। मान लीजिए यूपीएससी कोई दिल्ली में वाइवा दिया, इंटरव्यू फेस किया, अब उसको कहीं जिला मिल जाएगा या कहीं मंत्रालय मिल जाएगा, कहीं और चला जाएगा। पीएचडी में खासियत यह होता है कि जो गुरुजी लोग, आदरणीय गुरुजी लोग कहना ज्यादा अच्छा है, जो आदरणीय और सम्मानीय गुरुजी लोग वाइवा लेते हैं, वो जानते हैं कि ये कैंडिडेट मेरे ही अंदर पीएचडी करेगा, और वही लोग पैनल में बैठे होते हैं। और जो वाइस चांसलर साहब होते हैं वो भी जानते हैं कि मेरे ही यूनिवर्सिटी से ये पीएचडी करने वाला है। तो इसलिए बहुत ही पारखी होते हैं और काफी सोच समझ कर लेते हैं। इसका मतलब अच्छी बात है ना, ये जो अच्छा कैंडिडेट बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल कैंडिडेट है, बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल अच्छी स्थिति है कि उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। वो काफी जांच परख कर बिल्कुल लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई अनर्गल क्वेश्चन पूछेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था क्यों पीछे जा रही है, कोई ऐतिहासिक क्वेश्चन पूछ देंगे। ज्यादातर क्वेश्चन यह चेक करने के लिए, इस मानसिकता को पता करने के लिए किया जाता है कि बंदा वाकई में रिसर्च करना चाहता है या नहीं, या जस्ट फॉर, जैसा रजनीश सर बताएं कि कुछ नहीं हो रहा है तो पीएचडी कर ले या इससे नौकरी लग जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिसर्च की रुझान इसमें है कि नहीं, एक अन्वेषी तत्व का ये आदमी है कि नहीं, खोजी प्रवृत्ति का ये व्यक्ति है कि नहीं है। इसको लेने के बाद ऐसा तो नहीं है कि आगे आने वाले 3 साल 4 साल में ये पीएचडी ना करे, कुछ और करने लगे, है ना। इसको मात्र यूनिवर्सिटी में जी केवल एंट्री लेना है, 4 साल काटना है या 3 साल और समय गीला करना है। तो ये सब चेक करते हैं कि आपकी प्रवृत्ति क्या है, रिसर्च की प्रवृत्ति है कि नहीं है। आगे आने वाले गाइड को क्या आपको स्पून फीडिंग करानी पड़ेगी, या आप खुद ब खुद सब कुछ टेक ओवर कर लीजिएगा। यानी कि आप में एक स्किल है, एक एनालिटिकल स्किल है, एक ऑब्जर्वेटरी स्किल, आप चीजों को अच्छा ऑब्जर्व कर पाते हैं, मूल्यांकन कर पाते हैं, इवेल्युएटरी है, आप अच्छा इवेल्युएशन कर पाते हैं, और एक अच्छा डेवलपमेंट क्वालिटी है कि डाटा को आप भाषा में विकसित कर लेते हैं, है ना। तो ये सारे क्वालिटी जो रिसर्च बिल्कुल के होते हैं ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ द डाटा, और थोड़ा नॉलेज सॉफ्टवेयर का टाइपिंग वगैरह आता है कि नहीं आता है, ये सब चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बाकायदा कि कुछ आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ज्यादातर रिसर्च से जुड़ा होता है, और उसमें भी बहुत गहराई में नहीं पूछा जाता है। ये नहीं कि बता दो कि सैंपलिंग मेथड क्या है, ये भी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं अगला पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद कोई बंदा अगर एमफिल ना किया है तो उसको 6 महीना, आपको पता होगा, कोर्स वर्क चलता है, उसमें तमाम तरह की चीजों आपको बताया जाता है ना। उसमें आपको सारा रिसर्च मेथोडोलॉजी बिल्कुल सब बिल्कुल कुछ समझाया जाता है। बिल्कुल तो बहुत अंदर से भी नहीं जाके और बहुत छोड़कर भी नहीं, लेकिन हाँ, आपकी प्रवृत्तियों को जरूर चेक किया जाता है, आपकी मनोदशा को चेक किया जाता है कि वाकई में ये रिसर्च करना चाहता है कि नहीं। क्या मैं, रजनी सर, कुछ अगर छूट रहा है तो आप इसमें जोड़ बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल सहमत हूँ सर। और मैं आपको एक वाकया भी बताना चाहता हूँ कि हमारे एक मित्र ने पीएचडी कर रखा है हिंदी में। ये वाकया मेरे लिए काफी लाभप्रद हुआ और मैंने इससे काफी कुछ सीखा, और मैं विद्यार्थियों को भी बताना चाहता हूँ। वाकया ये है कि हमारे मित्र जिन्होंने हिंदी में पीएचडी किया, वो असम विश्वविद्यालय से ही किया। उनका नाम डॉक्टर मनीष कुमार द्विवेदी है। तो जब वो पीएचडी के लिए इंटरव्यू देने के लिए गया एडमिशन के टाइम में, तो उनसे पूछा गया कि आप किस विषय पर रिसर्च करना चाहते हो, शोध। तो उन्होंने कहा कि मैं उर्दू के गजलों के ऊपर रिसर्च, उर्दू गजल के ऊपर शोध करना चाहता हूँ। तुरंत ही अगला सवाल आया कि हमें आप गजल सुनाना शुरू करो। विश्वास नहीं होगा, एक के बाद एक हमारे, नहीं नहीं गजल नहीं, शायरी, सॉरी माफ कीजिएगा, उर्दू शायरी पर शोध करना चाहता हूँ। तो हमारे मित्र ने, जब उनसे बताया गया कि आप कुछ शायरियां हमें सुनाइए, तो एक के बाद उन्होंने 40 शायरी सुना डाली। तो अगर आप कुछ बोलते हो ना कि मुझे इस फील्ड में रिसर्च करना है, तो सिंपल सी बात है भाई, मैं एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ, उसका पूरा नॉलेज अच्छा रखो, पुख्ता ज्ञान रखो। उसने 40 जब शायरी सुना दी, तो पूरा हॉल मतलब तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मैं एडमिशन ले चुका था, मुझे सूचना मिली, एक फैकल्टी ने बताया कि आपके जानने वाले एक हैं, और बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस था उनका। और एक फैकल्टी जो उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, हिंदी डिपार्टमेंट के, काफी वरिष्ठ, जेएनयू से पढ़ाई किया था उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने बोला कि इस बच्चे के साथ मैं इस बच्चे को पीएचडी करवाना चाहता हूँ अपने अंदर। तो आपको इस तरह की क्षमता कई बार साबित करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो कि मैं सोशियोलॉजी में रिसर्च करना चाहता हूँ, लेकिन सोशियोलॉजी के 5 थ्योरी के बारे में आपको कुछ पता नहीं है। ये नहीं चल सकता। जैसा आज बताया कि आप आंखों में धूल बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो। कहीं ना कहीं आपका नॉलेज पे कमांड चेक किया जाएगा, आपका जो एटीट्यूड है, और एक और बात, आपका जो एटीट्यूड है, आपका एटीट्यूड भी चेक किया जाएगा। एटीट्यूड होता है अभी क्षमता, और एटीट्यूड होता है आपके व्यवहारों से जुड़ा हुआ मामला, वो भी चेक किया जाएगा। तो हम्बल होकर अपनी बात रखें, ओवर ऑफेंसिव ना हो, बहुत ऑफेंसिव होकर अपनी बात में रखें, हम्बल होकर रखें, जितना जानते हैं उतनी बात रखें, क्योंकि आपके सामने दिग्गज बैठे होते हैं।
तो एक और विषय पर पकड़ रखें। जी जी, आप कंप्लीट कर ले। बताइए अजय सर। अपनी हाँ, बात। विषय पर पकड़ रखें और विषय से दूर भागने की भी कोशिश ना करें। कई बार क्या होता है कि हम कुछ ज्यादा बोलने के लिए विषय से दूर भागने लगते हैं। विषय से दूर भी ना भागें। आप जितना जानते हो उतनी बात कर दो, ठीक है, और कॉन्फिडेंस के साथ बात करो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना कर लोगे तो मुझे लगता है कि आपको पीएचडी में एडमिशन से आपको कोई नहीं रोक सकता है। बाकी अजय सर, आपका क्या बोलना है? जी, आपने जितना कुछ बता दिया सर, उसके बाद बोलने को कुछ बचा नहीं है अब इस बिंदु पर। लेकिन हाँ, इससे ही जुड़ा एक और बिंदु मैं चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थियों के मन में बड़ा रहता है, मुझे भी वो कहते हैं कि सर पीएचडी में पहले से सीटें सेट होती है, होता नहीं है, पहले से सबका कैंडिडेट होता है, कहीं से कैंडिडेट होता है, कहीं से फोन आता है और हो जाता है। और ये शिकायत हर विद्यार्थी की होती है और हर कैंडिडेट की होती है। तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा जो हुआ है पूर्णतः वह मेरे गुणवत्ता या मेरे नॉलेज के आधार पे हुआ है, और मुझे कहीं नहीं लगा कि किसी का पैरवी से कुछ हो सकता है पीएचडी में खास करके। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, मेरे पीछे मैं बाद में रजनीश सर आप तक भी पहुंचूंगा, क्योंकि पीएचडी में अगर पैरवी से आप किसी को ले लेते हैं और वो विद्यार्थी में क्षमता नहीं है, गुण नहीं है, तो पीएचडी आसान तो है नहीं कि आपने ले लिया फिर उसको सैलरी दे रहे हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, सरकार सैलरी दे रही है। भाई जो गाइड उसको लेगा करवाना पीएचडी उसी को है, गाइड उसको 3 साल 4 साल जितना भी साल वो लगाता है मिनिमम, उसको ही करना है। तो कभी भी औसत दर्जे या दोयम दर्जे के छात्र का सिर्फ पैरवी से कोई ले ले, ये संभव मुझे नहीं लगता, जब तक कि उसमें गुणवत्ता नहीं रहता। मैंने कई बार देखा है कि ऐसे ऐसे पैरवी आते हैं, फोन आते हैं, उसके बाद भी अगर पता चल जाता है कैंडिडेट अच्छा नहीं है तो नहीं हो पाता है उसका, बल्कि कितना ही बड़ा, और कैंडिडेट अच्छा है, उसका फोन कॉल नहीं भी आया कहीं से तो भी उसका आसानी से होता है। तो मुझे नहीं लगता, मैं अपने तरफ से मैं कैंडिडेट को कहता हूं किसी को भी कि आप में क्वालिटी होगी तो आप जरूर एंट्री करेंगे। हाँ, अगर आप में क्वालिटी नहीं, आपका नहीं हो पाता, तो भाई जिसका नहीं होता है वो तो आरोप लगा सकता है, कुछ भी बोल सकता है, वो कर सकता है। लेकिन अभी भी मैं बताता हूं अपने सुनने वाले को कि अगर आप में क्वालिटी है आप एंट्री पाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। और मैं एक और बात बताता हूं कि कई जगह पीएचडी आप अप्लाई कर सकते हैं, एक ही यूनिवर्सिटी जरूरी नहीं है, कई सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय, कई सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपके में क्वालिटी है तो कहीं ना कहीं आप चले जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। क्या रजनीश सर आपका क्या सोचना है इस विषय के बारे में? ये अजय सर, आपकी कुछ बातों से मैं सहमत हूँ और मैं इसमें कुछ बातें ऐड करना चाहता हूँ ताकि हमें खुशफहमी में कुछ भी नहीं बोलना है और मैं सही बातें ही बोलूंगा। आपने भी बहुत सारी इसमें बिल्कुल मैं आपकी बहुत सारी बातों से एग्री करता हूँ। देखिए, जैसे कई बार बोलते हैं कि सीटें पहले से सेट है, लोग अप्रोच करते हैं जिसे हम हिंदी में अमूमन पैरवी बोलते हैं, तमाम तरह की चीजें, ऐसी कुछ संभावनाएं कहीं बन सकती हैं, लेकिन जिसके पास ईमानदारी है, मौलिक चिंतन है और मेहनत है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। रजनीश सर, ये यहाँ बात पर मैं आपको बता रहा आपसे हूँ आपके क्योंकि सामने, इससे पहले कि आप इस दिशा में जाएं, मैं आपसे एक सवाल, जी 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 रिटेन में भी ये हो सकता है? आप सर थोड़ा सा बताएं दर्शकों। सर, रिटर्न में अगर ऐसी चीजें हो रही है ना तो फिर ये पूरे विश्वविद्यालय पर प्रश्न चिन्ह है। तो ये क्या? इतना आसान नहीं है। अगर रिटर्न में हो रहा है ना बिल्कुल। तो मैं बता रहा हूँ, अगर रिटर्न में हो रहा है ना तो आप समझिए कि पूरे यूनिवर्सिटी पैटर्न पे ये क्वेश्चन मार्क है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, फिर उस यूनिवर्सिटी का जो रेपो होता है ना, रेपुटेशन, आपको कहीं ना कहीं उसका इमेज डाउन होता हुआ दिखेगा। क्योंकि जब आप क्वालिटी से समझौता करते हैं ना, कहीं ना कहीं चीजें रिफ्लेक्ट होने लगती हैं, वो सामने दिखने लगती हैं। तो जनरली रिटर्न में होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं, पहली बात। दूसरी चीज, वाइवा में भी हो सकता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो बच्चे पीएचडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो इन सब बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि अजय सर ने जैसा कहा, मैं उसका बिल्कुल मैं समर्थन सीधा करता हूं। सवाल एक और रजनीश सर इसमें पूछा कि आपका कैसे हुआ, ये आप बताइए। क्या आपका सर, मेरा बिल्कुल ईमानदारी से होगा। जब आपके मैं साथ ये असम घटना नहीं विश्वविद्यालय हुई, गया। मेरे साथ नहीं हुई, तो फिर ऐसा थोड़ी कि कोई है, ये सुनी बिल्कुल सुनाई बिल्कुल बात है सर। बिल्कुल कई बार बिल्कुल परसेप्शन इतना ज्यादा वो सत्य की तरह लगता है ना कि लोग उसको सत्य मान लेते हैं। जी बिल्कुल 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 सर, इसमें एक एग्जांपल और दूंगा। जिस विद्यार्थी को आपने ही पढ़ाया है, उसका नाम है विनीत। आपको याद होगा, जब आप पटना विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे, मैंने भी उसका क्लास लिया है। वो लड़का हमें काफी बढ़िया था, और उस लड़के का जब मैंने 2-3 क्लास में उसका परफॉर्मेंस देखा तो मुझे लगा कि ये लड़का भविष्य में जरूर अच्छा करेगा। तो लड़के का एडमिशन, मुझे लगा कि अगर ये हायर एजुकेशन में जाएगा तो इसके पीएचडी में एडमिशन को कोई नहीं रोक सकता है। और उसने सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में बढ़िया रैंक लाया
और आज वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में रिसर्च भी कर रहा है। तो मेरे सामने मैं जिस लड़के का ब्राइट देख रहा हूँ, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो कोई अगर ये बोलता है कि मेरा पीएचडी में नहीं हो रहा है क्योंकि सारी जगह सीटें पहले से बुक हैं, इसके मैं सरासर नहीं मान सकता। आपके अंदर क्वालिटी होगी, एक यूनिवर्सिटी में ही दूसरी यूनिवर्सिटी, तीसरी यूनिवर्सिटी, कहीं ना कहीं आप पहचाने जाओगे, कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका निश्चित है। क्योंकि लोग बैठे हुए हैं अच्छा रिसर्च करवाने के लिए, उनको कई बार अच्छे कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं। तो आप अपने ऊपर भरोसा रखो, इस तरह की बातें दिमाग में न लाओ, ये आपको भटका देंगी। बिल्कुल, मैं भी अपने सुनने वाले छात्रों से ये कहता हूं कि इस तरह की तमाम नकारात्मक चीज आप सुनेंगे, आपको कई बार ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, आपको सत्य भी महसूस होगा, लेकिन विश्वास करिए, बिना गुण का, बिना क्वालिटी का कोई आगे नहीं जा सकता, कोई अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता। इसलिए आप इन सब बातों पर बहुत गौर ना फरमाएं, ना इन सब बातों को अपने ऊपर हावी होने दें। पूरी गुणवत्ता के साथ, पूरी आत्मविश्वास के साथ, अपने तार्किक ज्ञान के साथ अच्छी तरह से आप इंटरव्यू दें, और आप में अगर क्वालिटी है, आप जाहिर सी बात है आप पीएचडी में आप जाएंगे और अच्छा पीएचडी करेंगे। तो रजनीश सर, आज के लिए बस इतना ही। काफी लंबी बातचीत हो गई हम लोगों के बीच, और ये जरूरी थी। कई बच्चों का एक सवाल आ रहा था, अगर दूर किया जाता तो फिर इस चैनल के कोई मकसद पूरा नहीं होता है। इसलिए ही मैंने चैनल, हम लोग की अवधारणा रही है कि इससे जो छात्रों को कुछ हेल्प हो, किसी को कोई कंफ्यूजन। बिल्कुल सर। तो आपका डॉक्टर अजय स्पीक्स पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपको ये बातचीत कैसी लगी, कमेंट में जरूर लिखें और बताएं, और कोई प्रश्न भी हो तो जरूर डालें, कोई सुझाव हो तो जरूर डालें। फिर आपके साथ इसी तरह विषय के साथ, अपने मजेदार विषय के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए रजनीश सर, आपका भी और तमाम देखने वाले और सुनने वाले दर्शकों का भी धन्यवाद। नमस्कार।